हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रीथ इन ट्रेड आउट। सो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि अचानक से ऐसा क्यों होता है कि ऑप्शंस के प्राइस वो बढ़ना बंद कर देते हैं या फिर अचानक से घट जाते हैं, जबकि अकॉर्डिंगली निफ्टी या फिर वट एवर इंडेक्स यू आर ट्रेडिंग इन वो उस डायरेक्शन में जा रहा है जो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन है, लेकिन ऑप्शंस का प्राइस उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है या फिर रुक गया है, हॉल्ट हो गया है या फिर वहाँ से गिरना शुरू हो गया है। तो हमें वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द रीज़न बिहाइंड इट, क्या हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं ताकि हम ऐसे सिनेरियोज को अवॉइड कर सके, और अगर ऐसा हो रहा है तो उस मोमेंट में हमें क्या करना है। तो ये मेजर फैक्टर्स इस वीडियो के रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑप्शंस का प्राइस जो है वो गिरने का मेजर रीज़न मैक्सिमम केसेस में होता है कि वॉलेटिलिटी या फिर विक्स जो है वो क्रैश हो गया है। ठीक है, तो हर ऑप्शन के साथ एक वॉलेटिलिटी जुड़ी हुई होती है, वी कैन से, बिकॉज ऑप्शंस जो होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं। सो डिराइव्ड एंटिटी होने की वजह से इसका मतलब ये होता है कि वो खुद का अपना कुछ वैल्यू नहीं रखते। जैसे वो जिस इंडेक्स के ऑप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो निफ्टी का ऑप्शन डिराइव होगा निफ्टी के प्राइस के ऊपर, ठीक है, और वोलेटिलिटी जो है वो डिराइव्ड होंगी उस मोमेंटम के ऊपर कि निफ्टी कितना स्पीड से कम या ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ये सिर्फ प्राइस से रिलेटेड रहता तो ये बहुत इजी था कि निफ्टी इतना बढ़ रहा है तो वोलेटिलिटी इतना बढ़ जाएगा, या फिर निफ्टी इतना नीचे जा रहा है तो वोलेटिलिटी इतना नीचे चला जाएगा। पर ऐसा नहीं है। ऑप्शन का जो फाइनल प्राइस बनता है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे से बनता है, जिसमें थीटा, गैमा और ये वोलेटिलिटी एक चीज़ होती है, और कितने स्पीड से ऊपर जा रहा है, कितने स्पीड से नीचे जा रहा है, कितना क्वांटिटी उसके अंदर है, उस मोमेंटम में दोनों डायरेक्शन में लोग रस्सी खींच कर रहे हैं या फिर दोनों डायरेक्शन में लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उसका कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला बनता है, जो एक इंटीग्रेशन डेरिवेशन, जिन लोगों को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पता होंगी वो उस फार्मूले को जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी नहीं समझ में आया, पर मुझे मेजर फैक्टर्स उसके अंदर के पता था कि ये एक रीजंस की वजह से वो हो रहा है। ठीक है, तो विक्स अचानक से गिरने के रीज़न जो होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। तो एक रीज़न जैसा हो सकता है कि कोई सडन न्यूज़ जो है वो जस्टिफाई हो चुकी है। सो जस्टिफाई होने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि टैरिफ की अगर हम जैसे बात करें या फिर रेपो रेट की अगर हम बात करें, तो ये अगर ऑलरेडी कमिटी से डिलीवर हो जाता है लोगों के अंदर कि हम इतना इतना टैरिफ बढ़ाने वाले, या हम इतना इतना रेपो रेट बढ़ाने वाले हैं, या हम इतना इतना जो है वो टैक्स स्लैब लगाने वाले, तो ये अगर वो पहले ही एक मंथ पहले अगर हमको बोल देते तो क्या होता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो अवेयर रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, बेसिकली उनको ये पता होता है कि अब ये न्यूज़ आ गई है मार्केट के अंदर, वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने मेंटल सिनारियो में। तो ड्यू टू वो डाइजेस्ट हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रेड ऑलरेडी ले लिए हैं। अब जब वो एग्जैक्टली वो इवेंट जब होने वाला है तो उस टाइम पे उसका रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है और उस केस में आईवी क्रैश हो जाती है। सो ये एक मेन रीजन होता है। अब जैसे आईवी क्रैश होती है तो विक्स का और आईवी का बहुत मेजर फैक्टर होता है कि जिसकी वजह से ऑप्शंस की प्राइस गिर रही होती है। तो भले ही आपका निफ्टी या फिर रिलेटिव जो भी इंडेक्स है वो उस डायरेक्शन में जा रहा हो, लेकिन ऑप्शन का प्राइस उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, सो ये एक रीज़न हो गया विक्स। सेकंड रीज़न हो गया, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कि जो न्यूज़ है वो जस्टिफाई हो गई है, फिर मार्केट के अंदर डाइजेस्ट हो चुकी है। तो ये एक रीज़न होता है कि जिसकी वजह से जो ऑप्शंस का प्राइस है वो गिरने लगता है। थर्ड रीज़न होता है बायर सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको अभी ये सब जो मैं रीजंस दिखा रहा हूँ ये कोरिलेट लगेंगे, लेकिन इनको समझने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं इनके अंदर स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, बायर सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू जो है और उनके अंदर का जो कोरिलेशन है, उनके अंदर का जो बैलेंस है, वो जो बैलेंस है वो एक साइड चला जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या कि जैसे आपने बहुत बार अगर आप ट्रेड करते हो ऑप्शन के अंदर पहले से, तो आपने ये देखा होगा कि कभी कभी मार्केट जो है वो एक पर्टिकुलर सिग्नल देता है जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको लग रहा है। ठीक है, तो जिस मोमेंट पे आपके सेटअप आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है या फिर आपका खुद का इंट्यूशन आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है, सेम एट द टाइम जो बड़े प्लेयर, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स और जो बड़े इन्वेस्टर है, एचएनआईज जिनको हम बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, वो लोग भी उस सिग्नल को देख रहे हैं और वो लोग भी उस मौके का लाइक
अपॉर्चुनिटी को वो मिस नहीं करना चाह रहे, ठीक है। वो लोग भी आपके साथ में एंटर हो गए। तो अब हुआ क्या कि अब यहाँ पे HNI भी आ गया, रिटेल इन्वेस्टर भी आ गया, बड़ा हाई नेट क्या कहते हैं उसको, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपवर्ड साइड वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे मार्केट मूव नहीं कर रहा है। अब 1 1.5 2 घंटा 2.5 घंटा हो गया है। तो अब क्या होगा कि जो बड़ा रिटेल इन्वेस्टर है या फिर HNI है वो अपना पैसा निकाल लेगा। सो इस केस में उसे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसे प्रॉफिट हुआ नहीं है और उसने 2 2.5 घंटा वेस्ट किया, वो उसके बारे में नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि मुझे अभी ये सौदा काटना है, भले मुझे थोड़ा बहुत लॉस हुआ तो चलेगा, मुझे प्रॉफिट नहीं मिला तो भी चलेगा। इसमें फंस कौन जाता है? जो छोटी मछली होती है हमारे आपकी जैसी, या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उनको ये अचानक से पता नहीं होता है कि अचानक से इतनी क्वांटिटी निकल जाएंगी। तो जैसी वो क्वांटिटी निकल जाती है, वो बायर और सेलर का जो बैलेंस है वो वन साइड चला जाता है और उस वजह से स्पाइक आती है, और स्पाइक आने की वजह से अचानक से आपका जो प्राइस है वो नीचे जाता है। अब उसके बाद में अगर निफ्टी बढ़ना स्टार्ट करे और वो बैलेंस जो है वो भले ही एडजस्ट हो रहा है, लेकिन अब वो उतने क्वांटिटी में उसके अंदर बायर सेलर नहीं आएगा। समझो बात को कि मार्केट बहुत देर तक कंसोलिडेशन में रहा और उसके बाद में नीचे की ओर चला गया। अब लोगों का इंटरेस्ट चला गया उसमें से, ठीक है। जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, जो बड़े प्लेयर्स उसके अंदर सौदा लगा रहे थे, उनका इंटरेस्ट चला गया है। अब कुछ बचे आएंगे 20% 30% जो फिर से री एंटर होंगे और धीरे धीरे मार्केट को ऊपर लेके जा रहे। निफ्टी उसके हिसाब से ऊपर जा रहा है, लेकिन जो डिराइव्ड यहाँ से आ रहा है वो ये भी देखता है कि उसमें बायर और सेलर जो है उनका कोरिलेशन कितना बना रहा, उन्होंने कैसे उसके ऊपर काम किया। सो ये एक थर्ड रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से सडनली आपको ऐसा इंडिकेशन मिल जाता है, फिर आपको स्क्रीन पे ऐसा दिखता है कि ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, ऑप्शन का प्राइस उस हिसाब से मूव नहीं कर रहा है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद में लो वॉल्यूम इलिक्विडिटी का केस बन जाता है। जैसे कि अगर लो वॉल्यूम या इलिक्विडिटी के बारे में अगर हम जैसे बात करें, तो आपने अगर गलत ऑप्शन प्राइस चूज़ करके रखी तो उसके अंदर ये केस बनती है। जैसे कि ATM जो होता है, एट द मनी ऑप्शन, उसके अंदर मैक्सिमम प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। बायर्स उसमें बहुत से है, सेलर्स उसके अंदर बहुत से। इन द मनी के अंदर प्लेयर्स कम होते हैं, लेकिन उसकी प्राइस वोलेटिलिटी के हिसाब से कम ज़्यादा हिलती है। मतलब अगर रिलेटिव इंडेक्स उसका अगर बढ़ रहा है तो जो इन द मनी ऑप्शंस है वो बहुत जल्दी घटेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। और आउट ऑफ द मनी जो है वो ऐसा समझ लो आप कि आउट ऑफ द मनी अगर थोड़ा सा भी इंडेक्स ऊपर नीचे गया तो उसमें बहुत जल्दी सडन स्पाइक्स आ जाते हैं। तो अगर आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस ले लिए है, या फिर कहीं गलती से आपने इन द मनी ऑप्शन ऐसा ले लिया है कि जो जिसके अंदर वॉल्यूम है ही नहीं, तो उस केस में ये हो जाएगा कि भले ही मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, वो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली काम नहीं करेगा। वो कंप्लीटली आ जाएगा बायर सेलर्स के ऊपर कि कितने बायर है कितने सेलर है, उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड मेजर प्रॉब्लम होती है कि आपने एक्सपायरी कौन सी चूज़ की है। सो अगर आपने मतलब आपने एक्सपायरी कौन सी चूज़ की, ये भी हम कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो एक ऑप्शन जो है कौन से एक्सपायरी के कितने नज़दीक है। तो जैसे अभी ट्यूसडे एक्सपायरी होने लगी, पहले थर्सडे हुआ करती थी। सो अगर आपने वेंसडे को ऑप्शन लिया है तो उसमें डीके जो होता है ऑप्शन का, जिसे हम कहते हैं कि ऑप्शन का घटना, तो वो घटना जो है वो बहुत कम स्पीड से हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे दिन पास होते जा रहे हैं और जैसे जैसे ट्यूसडे नज़दीक आ रहा है, एक्सपायरी जैसे नज़दीक आ रही है, तो डीके फास्ट होने लगता है। तो आप मैक्सिमम टाइम ऑब्जर्व करोगे कि मंडे की जो एंडिंग ट्रेडिंग सेशन होता है 3:15 से 3:30, उस टाइम पे बहुत जल्दी ऑप्शन का प्राइस डीके होता है, भले ही निफ्टी कहीं पे भी जाए। मैं उदाहरण के लिए निफ्टी की बात कर रहा हूँ, आप बैंक निफ्टी के बारे में भी सेम ही सोच सकते हैं, या फिर किसी फिर निफ्टी या किसी अदर इंडेक्स के बारे में सोच सकते हो। ट्यूसडे को वो और ज़्यादा स्पीड में वैसी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सब सिनारियोस है इसके अंदर होते हैं। अब आते हैं कि ये तो हो गए सब रीजंस, मेजर प्रैक्टिकल रीजंस। और भी रीज़न होंगे थेरोटिकली, पर प्रैक्टिकली ये अफेक्ट करते हैं जो हमें एज ए ट्रेडर महसूस हो जाता है कि ये हो रहा है। अब आ जाते हैं कि क्या हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो थेरोटिकली लोग बोलते हैं कि यस इट कैन बी प्रेडिक्टेबल एंड इट कैन बी डन। सो उनके अंदर डिफरेंट वो सोचते हैं कि भाई फेलिंग आईवी को चेक करो, मतलब क्या आईवी गिर रहा है या विक्स गिर रहा है उसको बार बार चेक करो, नियर एक्सपायरी को चेक करो, उसके बाद में डेल्टा को चेक करो। डेल्टा यानी एक तरह से जैसे अलग अलग पैरामीटर होते हैं, गैमा होता है, थीटा होता है, डेल्टा होता है। तो डेल्टा बेसिकली ये बोलता है कि जो प्राइस है वो कितने स्पीड से ऊपर या नीचे जा रहा है, उसका वो एक इंडिकेशन होता है, तो उसको चेक करो।
या फिर लो मोमेंटम कैंडल्स जो है यो, या फिर लो मोमेंटम ब्रेकआउट कैंडल्स है, इनको देखो। सो ये सब चीज़ें उसमें आती है कि जिसके वजह से हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसा थेरोटिकली बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि आपने जब ये सब कुछ स्टार्ट करते हो आप, तो आप का खुद का एक सेटअप बनाते हो, ठीक है। तो उस सेटअप को आप जब बनाते हो तो उसको डायरेक्टली तो कोई ट्रेड नहीं करता है, ठीक है। अगर कर भी रहा है तो बहुत कम क्वांटिटी में करता हूँ, दैट इज़ नॉट अ गुड केस। सो प्रैक्टिकली बंदा क्या करता है कि उसको बैक टेस्ट करता है। बैक टेस्ट करना है तो उस केस के अंदर वो, उसके पास ऑप्शन का प्राइस नहीं होता है, ना उसके पास ऑप्शन का थीटा गैमा डेल्टा कुछ भी नहीं होता है। उसके पास होता है निफ्टी का चार्ट, और वो खुद के एक लॉजिक से या फिर किसी सॉफ्टवेयर की मदद से उसको बैक टेस्ट कर रहा है। तो ये बात सोचो कि जब आप बैक टेस्ट कर रहे हो किसी डेटा को, उस टाइम पे कितने पैरामीटर्स अवेलेबल है, निफ्टी का चार्ट और आपका खुद का लॉजिक एक होता है कि इतना मूव अगर हुआ तो मैं इतना ऑप्शन में इतने बना लूँगा या फिर इतने कम घटा लूँगा। तो ये सब चीज़ें अब आप जब एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो तब आप बोल रहे हो कि अभी इसमें सब आ जाए, अभी IV भी मैं चेक कर लेता हूँ, डेल्टा भी मैं चेक कर लेता हूँ, ये भी मैं सब चेक कर लेता हूँ। अच्छा, आप कर भी रहे हो तो आपको एक फ्रेमवर्क बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो कि आप अगर डेल्टा की एक रेंज बना रहे हो, IV की एक अगर रेंज बना रहे हो कि इंडिया विक्स इतना गिरे तो फिर मैं इतना ही करूँगा, इतना बढ़ जाएगा तो फिर मैं यही करूँगा, मतलब मुझे पता चल जाएगा कि भाई अब ऑप्शन का प्राइस गिरने वाला है। तो इसको आप है ना प्रैक्टिकली कैच नहीं कर सकते, क्योंकि विक्स भी कभी कभी ऐसा करता है कि वो बढ़ रहा है और उस टाइम पे निफ्टी भी बढ़ जाता है, और मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि विक्स गिरता है तो मार्केट ऊपर जाता है। हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हो विक्स से रिलेटेड, आपको और जानकारी चाहिए तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न भी मैंने उसके अंदर बताया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो एक फ्रेमवर्क बनाना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, और विदाउट फ्रेमवर्क अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस पे काम करना पड़ेगा। मैक्सिमम चीज़ें आपकी इंट्यूशंस पे हो जाएंगी, आपको लगेगा कि ऐसा ऐसा है, और उस केस में आप पैसा नहीं बना पाओगे, ट्रेड आपके हाथ से चला जाएगा, आप ना एंटर कर पाओगे ना आपसे पैसा बनेगा, ठीक है। अगर आपने कुछ फ्रेमवर्क बना भी लिया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा पता है क्या, कि आप अननेसेसरी अच्छे ट्रेड्स भी खो दोगे, क्योंकि आपका फ्रेमवर्क आपको बोल देगा कि नहीं अभी एंटर नहीं करना है। तो कोई इजी, कभी कभी ये होता है कि सिंपल जो सिग्नल्स होते हैं उनको हमें फॉलो करना होता है ट्रेडिंग के अंदर, उस टाइम पे हमें बाकी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है, तो वो आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। तो प्रेडिक्ट करने के चक्कर में आप ज़्यादा पढ़ो मत। हाँ, एक दो चीज़ें आप उसमें कर सकते हो कि बेसिकली आप विक्स का सिग्नल दिमाग में रख सकते हो कि भाई विक्स अभी 20, 22, 23 चला गया है, 24 चला गया है, जो आउट ऑफ द रेंज जा रहा है काइंड ऑफ। अब विक्स कभी भी गिर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 30 के ऊपर विक्स मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं जाता है, और जब जाता है तब 35, 40 भी चला जाता है, पर मोस्ट ऑफ द केस में 20, 22 के बाद में जाने के बाद विक्स क्रैश होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिन दिनों में विक्स 20, 22 के ऊपर चला जा रहा है तो आप ये सोच सकते हो कि अब मेरा एक, मुझे ये दिमाग में रखना है कि कभी भी अगर विक्स IV अगर क्रैश हो जाता है तो मुझे इस सौदे को काटना पड़ेगा, ठीक है ना। सेकंड चीज़, आप ऑप्शन सही चूज़ करो और एक्सपायरी सही चूज़ करो। इन द मनी ऑप्शन आप ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास क्वांटिटी उतना अफोर्ड कर पा रही है और आपका सेटअप भी उसको जस्टिफाई कर रहा है, दोनों बातें ज़रूरी है, ठीक है। सेटअप ने भी जस्टिफाई करना चाहिए कि आप इन द मनी क्यों ले रहे हो, और उतना क्वांटिटी आप अफोर्ड भी कर पा रहे हो अपने टोटल फंडिंग के अंदर, और उसमें से जो आपको आउटपुट मिलने वाला है वो उतने परसेंटेज में मिल रहा है कि आपका लॉसेस कवर हो जा रहे हैं, तो उस केस में आप इन द मनी पे आ जाओ। बेस्ट केस सिनारियो ये है कि आप एट द मनी पे ट्रेड करो, क्योंकि एट द मनी पे आपको ऑप्शन प्राइस रिलेटिवली चीपर मिल जाएंगे, और आप ट्रेड भी आप अलॉन्ग विद मल्टीपल पीपल्स कर सकते हो, कि एट द मनी ATM के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बायर्स भी अवेलेबल होते हैं, सेलर भी अवेलेबल होती है, तो जो गैप होता है बायर और सेलर के प्राइस के अंदर वो नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके स्लिपेजेस नहीं होंगे। स्लिपेजेस यानी बायर और सेलर दोनों के बीच के अंदर का जो अंतर है वो जो होता है उसके वक्त, उसके वजह से जो डिफरेंस आ जाता है बाइंग या सेलिंग के अंदर, प्राइस के अंदर की डिफरेंस की वजह से, उसको बोलते हैं स्लिपेजेस। सो वो नहीं आएगा। आउट ऑफ द मनी को आप अवॉइड करो। हाँ, अगर आप सेलर हो तो उस केस में अलग सिनारियो बनता है कि आप इंश्योरेंस के लिए उसको कर रहे हो, पर बायर पर्सपेक्टिव में बोलता हूँ कि आउट ऑफ द मनी आप उसको कम्प्लीटली अवॉइड ही करो, क्योंकि आउट ऑफ द मनी आपको चीप लग सकता है, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि ना, कभी कभी ऑप्शन का प्राइस बहुत ज़्यादा सडनली स्पाइक अप हो जाता है और स्पाइक डाउन भी बहुत ही स्पीड से उतना जल्दी हो ही जाता है।
सो ये चीज़ें आप कर सकते हो कि जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि अब ये सिनारियो ऐसा है तो मैंने अपने तरफ से ये मेरा प्रोटेक्शन कर लिया है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो जिसकी वजह से आप इन सिनारियो से बच सकते हो। और थर्ड मेजर एकदम सबसे आखिरी में आपको बताऊंगा कि सबसे मेन फंडा जो है जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो ये पूरा वीडियो भी अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर पूरा वीडियो नहीं भी समझ पा रहे हो तो भी आपका काम हो जाएगा, वो है स्टॉप लॉस पे काटना मैन्युअली, ठीक है। और अगर आप मैन्युअली नहीं काट रहे हो और आप सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस लगा के काट रहे हो तो उसको फिर आपको मॉनिटर करना है कि अगर सिस्टम में से वो नहीं कट रहा है तो आपको खुद को जाके उसको मैन्युअली काटना है। तो ये बेसिक रूल जो है ट्रेडिंग का, इसको अगर आप फॉलो करोगे कि आपका स्टॉप लॉस आया आपने काट दिया तो आईवी क्रैश हो कुछ भी हो, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि भाई अब बहुत बड़ी स्पाइक आ गई थी तो आपको बहुत नीचे काटना पड़ा, पर आप काट लो, क्योंकि अगर आप एक कैंडल और रुक गए तो आपको 30 40 50 पॉइंट नीचे काटना पड़ सकता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली ये फंडा आपको फॉलो करना है जिसकी वजह से आप फिर रिजॉल्व हो सकते हो। और ये चीज़ें बहुत डिटेल में बहुत लोगों को जानना चाहते थे, क्योंकि ऐसा जब होता है तो एक पैनिक सिनारियो सिचुएशन बन जाती है और वो सोचते हैं कि ऐसा बेसिकली क्यों हुआ, कि मेरे तरफ से ऐसी क्या गलती होगी कि मैं इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। तो प्रेडिक्ट के चक्कर में मत आओ, मार्केट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मार्केट के अंदर के स्पाइक्स कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मार्केट के अंदर कोई बॉटम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मार्केट का टॉप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और मार्केट का एक रूल है कि मार्केट के अंदर आप कितना बार सक्सेसफुल हो रहे हो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मार्केट के अंदर आप कितने ज़्यादा बार लॉसेस को कितने जल्दी रिकवर कर ले रहे हो, काट दे रहे हो, रिकवर इन द सेंस काट दे रहे हो, कितने जल्दी आप काट दे रहे हो और आपका कैपिटल बचा के रख रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी। तो एक ही रूल ध्यान में रखो, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, अगर आप बचोगे तो आपके पास कैपिटल रहेगा तो उसके ऊपर आप खेल पाओगे, है ना। सो ये एक फंडा था। सो बेसिकली हमने जाना कि क्यों ऐसा होता है कि प्राइजेस ऑप्शंस के नहीं बढ़ते हैं या फिर घट जाते हैं, और उसको क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना, और उसमें प्रैक्टिकली क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हम उससे बच सके, और जब ऐसा सिनारियो होता है तो हम प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए। सो दैट वाज इट। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी या फिर आपको इसके अंदर से कुछ ऐसा इनपुट मिला होगा जो आपके पास पहले नॉलेज में नहीं था। सो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए और ज़्यादा लाइक्स कीजिए ताकि हमें ऐसा इंकरेजमेंट मिलता रहे कि हम ऐसे वीडियोस और बनाते रहे और आप लोगों तक पहुंचाते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।